जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ में, जिसमें हम लोग अब भारतीय इतिहास शुरू करने वाले हैं। और अब बीपीएससी में लगभग 1 महीना का टाइम बचा हुआ, 1 महीने से भी कम टाइम है। तो अब हम लोग का कंटिन्यू सीरीज आएगा, जिसमें पहला है भारतीय इतिहास। इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास करने वाले हैं। और यह बुक हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, कवर टू कवर 824 पेज है। तो हम लोग सारे पेज को कवर करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक सीरीज, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 बीपीएससी प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी यूपी पीसीएस देने वाले उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेक्शन। और ये इसी तरह से डेली ये वीडियो आएगा, तो आप लोग इससे रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोग पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बिगनिंग से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह बुक। क्या है? सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ आ गया प्रश्न, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला है पाषाण काल। पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्रूक फुट थे एक, तो क्या है? तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूक फुट थे एक क्या? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का तृतीययुगीन विभाजन किया गया, तो ये हो जाएगा थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया, किसे? तो थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉगन हार्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाटलर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। फिर से भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉगन हार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाटलर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्यपाषाण काल। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सी और डी दो हो जाएगा, मतलब महादहा से और सराय नहर राय से। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महादहा से और सराय नहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सराय नहर राय और महादहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए कहाँ से? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सराय नहर राय और महादहा से। निम्नलिखित मध्यपाषाण स्थलों में से भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें, तो पश्चिम से पूर्व कौन कौन से है? तो आइए देख लेते हैं। 4 2 1 3, 4 2 1 3 है। पहले हो जाएगा महादहा, फिर हो जाएगा लेखहिया, फिर हो जाएगा पैसरा और फिर हो जाएगा बिरभानपुर। 4 2 1 3। फिर से पहले महादहा, फिर हो जाएगा लेखहिया, फिर हो जाएगा पैसरा और फिर हो जाएगा बिरभानपुर। सी ऑप्शन 4 2 1 3। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो डी बी ऑप्शन हो जाएगा दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सी ऑप्शन जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़।
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। फिर से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यह बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बागोर। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण मिला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बागोर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा इसमें सही है। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, या बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, या बिल्कुल गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, या बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उत्केरी गई है, या बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, इस पर विचार करना है। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, या बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह बिल्कुल गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उत्केरी गई है, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HD सांकिली ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HD सांकिलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संगम कल्लू। संगन कल्लू। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संगन कल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा BS वाकनकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो BS वाकनकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुधर वाकनकर। भीमबेटका को किसने खोजा? तो सी ऑप्शन डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गौरिक मृदभांड पात्र OPC का नामकरण हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर में। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर।
निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जाहोम से। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है और एक एक करके मिलान कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल हो जाएगा सोहन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल हो जाएगा भीमबेटका गुफा। नव पाषाण काल हो जाएगा बुर्जाहोम और ताम्र पाषाण काल हो जाएगा बनास घाटी। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 4 1 2 3 4 1 2 3 फिर से देखते हैं। पूरा पाषाण काल हो जाएगा सोहन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल हो जाएगा भीमबेटका गुफा। नव पाषाण काल हो जाएगा बुर्जाहोम और ताम्र पाषाण काल हो जाएगा बनास घाटी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मिलान करने के लिए। नोवासा, नोवासा हो जाएगा महाराष्ट्र। ईसमपुर हो जाएगा कर्नाटक। डिडवाना हो जाएगा राजस्थान और गुडियामा गुफा हो जाएगा तमिलनाडु। फिर से नेवासा हो जाएगा महाराष्ट्र। ईसमपुर हो जाएगा कर्नाटक। डिडवाना हो जाएगा राजस्थान और गुडियाम गुफा हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। फिर से मिलान करने के लिए दिया। आगे देखते हैं ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बुर्जाहोम शैलकृत देव मंदिर यह बिल्कुल गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला यह बिल्कुल सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। फिर से बुर्जाहोम शैलकृत देव मंदिर यह गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला यह बिल्कुल सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। आगे देखते हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेखैया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेखैया। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, आइए देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, यह बिल्कुल सही है। फिर जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, यह बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन भोपाल। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश की सबसे बड़ी संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश के सबसे बड़े संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। हमारा अगला चैप्टर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। आइए एक एक इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा ये लोग कंप्लीट करने वाले एक एक चैप्टर करके। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पर? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब इसके पास विकसित शहरी जीवन की व्यवस्था थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था।
डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी शिल्प लिपि थी, इसके पास लौ और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सी ऑप्शन पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहरें। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह बिल्कुल गलत है। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, यह सही है। मार्टिमिलर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार, यह भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो एक एक करके मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा हो जाएगा दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। फिर हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल 1950 से 1952। तक्षशिला हो जाएगा जॉन मार्शल 1913 से 1934। और कौशाम्बी हो जाएगा NG मजुमदार 1936 से 1937। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1 3-4-2-1। फिर से देखते हैं हस्तिनापुर हड़प्पा हो जाएगा दयाराम साहनी 1923-24 1924-25। हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल 1950-52। तक्षशिला हो जाएगा जॉन मार्शल 1913 से 34। और कौशाम्बी हो जाएगा NG मजुमदार 1936-37। आगे भारत ने चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। आगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग का। मूर्ति पूजन का आरंभ कब से माना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पूर्व आर्य मतलब प्री आर्यन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्री आर्यन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गाय में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो गाय का नहीं हुआ, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान कर लेते हैं। लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रकृति। बी ऑप्शन हो जाएगा 2-1-4-3 2-1-4-3। फिर से लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख, और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। आगे एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। हड़प्पा हो जाएगा सावधान R37, लोथल हो जाएगा गोलीबारा, कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, और मोहनजोदाड़ो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। डी ऑप्शन हो जाएगा 1-2-4-3 1-2-4-3। फिर से हड़प्पा हो जाएगा सावधान R37, लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, और मोहनजोदाड़ो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे, और पैठान हो जाएगा गोदावरी नदी किनारे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4-1 2-3-4-1। फिर से हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे, और पैठान हो जाएगा गोदावरी नदी किनारे। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी किनारे, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी किनारे, और रोपड़ हो जाएगा
सतलुज नदी किनारे, ए ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। फिर से हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी किनारे, लोथल हो जाएगा भगवा नदी किनारे और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो सी ऑप्शन रावी नदी। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन मोहनजोदारो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। विशाल विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो एवं लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो एवं लोथल। किस सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्खनन देश में उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो लोग लोहे से परिचित है, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों पर के आधार पर क्या सही नहीं है? इसमें गलत देखना क्या है? तो सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, यह बिल्कुल गलत है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे, यह भी गलत है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें गलत है। फिर से सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, यह बिल्कुल गलत है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे, यह भी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा यह बिल्कुल गलत है। रोपड़ पंजाब यह बिल्कुल सही है। तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन करें। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 आलमगीरपुर और हुलास। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोथल। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान, यह बिल्कुल गलत है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? तो सी ऑप्शन होगा आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आलमगीरपुर। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ हड़प्पाई स्थल और तिथि। तो आइए देखते हैं एक एक करके। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। फिर से मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। तो बालू हो जाएगा हरियाणा में, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, पाडरी हो जाएगा गुजरात में और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-4-1, 3-2-4-1। फिर से देखते हैं। बालू हो जाएगा हरियाणा में, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, पाडरी हो जाएगा गुजरात में और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो सिंध में कौन कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदारो है, चाहुंदड़ो है, सुरकोटदा नहीं है। तो बी ऑप्शन होगा 2 और 4। निम्नलिखित स्थलाकृति, हड़प्पा स्थलाकृति के निम्नलिखित स्थानों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो मोहनजोदारो और चाहुंदड़ो स्थित है, बी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न, मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा J.H. मैके ने। चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। बाकी कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर भारत में है।
सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र में। दघेरी एवं एक परिवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है तो बी ऑप्शन होगा पंजाब का। दघेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। वह हड़प्पाई नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भोगवा। वह हड़प्पाई नदी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी या एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देखते हैं। पक्की ईंटों से बनी इमारत, बिल्कुल सही। प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, ये भी हो जाएगा। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे निम्नलिखित में से कौन किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। या बनवाली से मिली है और कालीबंगा दोनों से मिली है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो संबंधित स्थल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा नहीं है, बाकी लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा पाटलिपुत्रा नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है तो ए ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है तो डी ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है तो डी ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वह थे कौन कौन से? तो सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। गंगा नदी नहीं था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर से, स्थापित सिंधु सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी थी वह थी कौन सी? तो सिंधु, चेनाब और झेलम नदी। बी ऑप्शन 1, 2 और 3। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो ए ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही। लोथल एस आर राव, यह भी बिल्कुल सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, यह भी सही है। धौलावीरा बी के थापड़, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा बी के थापड़ नहीं है, बल्कि आर एस बिष्ट हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन है? तो ए कनिंघम, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बी ए स्मिथ नहीं थे, बाकी आर डी बनर्जी थे, ए एन दीक्षित थे और एम एस वात्सल थे। तो डी ऑप्शन बी ए स्मिथ इसमें संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जगपति जोशी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जगपति जोशी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रमानुसार क्या है? तो सबसे पहले नगरीय संस्कृति आई,
फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे के हल आए, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। अगला, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा। बाकी तांबा, चांदी और सोना की हो चुकी है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, यह गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। फिर से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों को विकास किया, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। फिर से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यह भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहाँ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया तथा और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। वह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्करण डबल वेरियल का प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। हड़प्पन, इसका आंसर डी और सी और डी दोनों है, मतलब लोथल और कालीबंगा दोनों है, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क कर दिया गया। हड़प्पन स्थल सनौली ने अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो ये ऑप्शन मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही के में उत्खननों से प्राप्त हुआ क्या। तो ये ऑप्शन होगा मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह बिल्कुल गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, यह भी गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह देखना है। तो आइए देखते हैं। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे, यह बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास का वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से देखते हैं। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे, यह बिल्कुल सही है।
उस काल में भारत का कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा मोहनजोदाड़ो। निम्न स्थानों पर से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा। बाकी बैल, हाथी और भेड़ का मिलता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा का नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेर के। निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब बैल, हाथी और घोड़ा तीनों के बारे में पता था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन बैल, हाथी, घोड़ा के बारे में पता था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो डी ऑप्शन रहेगा 900 वर्ष। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो बी ऑप्शन रहेगा कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बी ऑप्शन कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। फिर से देखते हैं निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले एज़टेका, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुमेरी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुमेरिया। अब अगला है वैदिक काल। तो वैदिक काल शुरू करते हैं। आपसे फिर से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वैदिक काल का चैप्टर का पहला प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है? तो डी ऑप्शन रहेगा श्रेष्ठ वंश से। आर्य शब्द इंगित करता है किससे? तो डी ऑप्शन रहेगा श्रेष्ठ वंश से। क्लासीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? तो डी ऑप्शन रहेगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो डी ऑप्शन रहेगा एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद। त्रयी नाम है? तो ए ऑप्शन रहेगा 3 वेदों का। त्रयी नाम किसका है? तो ए ऑप्शन 3 वेदों का। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो अथर्ववेद हो जाएगा, औषधियों से संबंधित ऋग्वेद हो जाएगा, ईश्वरीय महिमा यजुर्वेद हो जाएगा, बलिदान विधि और सामवेद हो जाएगा संगीत। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। फिर से अथर्ववेद हो जाएगा, औषधियों से संबंधित ऋग्वेद हो जाएगा, ईश्वरीय महिमा यजुर्वेद हो जाएगा, बलिदान विधि और सामवेद हो जाएगा संगीत। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ए ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3। फिर से ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो सी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो सी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में रचनाएं हैं
कितनी, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया होगा, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद है तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है किसका, तो स्रोतों का संकलन सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। आइए इसे मिला लेते हैं, यहाँ पे मिला हुआ है। ऋग्वेद है ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद है पंचविश, अथर्ववेद है गोपथ और यजुर्वेद है शतपथ। फिर से ऋग्वेद है ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद है पंचविश, अथर्ववेद है गोपथ और यजुर्वेद है शतपथ। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन रहेगा ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो सी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो सी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त यजुर्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वाजस्नेही। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त यजुर्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन रहेगा वाजस्नेही। ऋग्वेद से कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सी ऑप्शन रहेगा नौवा मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सी ऑप्शन रहेगा नौवा मंडल। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है, तो डी ऑप्शन रहेगा सोम और इसे पेय पर नामकृत देवता। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है, तो डी ऑप्शन रहेगा सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का। आगे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो डी ऑप्शन रहेगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से, तो डी ऑप्शन रहेगा यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो बी ऑप्शन रहेगा सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो बी ऑप्शन रहेगा सामवेद। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा अंतरजी खेड़ा से। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तक है, तो डी ऑप्शन रहेगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक है किस पर, तो डी ऑप्शन रहेगा दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो बी ऑप्शन रहेगा दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो बी ऑप्शन रहेगा दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो डी ऑप्शन रहेगा उपनिषद। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो डी ऑप्शन रहेगा उपनिषद। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो सी ऑप्शन कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ, तो सी ऑप्शन कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो बी ऑप्शन रहेगा कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के, तो बी ऑप्शन रहेगा केकई के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण आरण्यक, फिर उपनिषद। फिर से निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो ए ऑप्शन रहेगा पहले वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ए ऑप्शन रहेगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ए ऑप्शन रहेगा सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किन नदी में से एक के साथ की जाती है, तो सी ऑप्शन रहेगा चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो सी ऑप्शन रहेगा चेनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो सी ऑप्शन रहेगा कुभा या कुरमु। कुभा और कुरमु। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो सी ऑप्शन रहेगा कुंभा और कुरमु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ए ऑप्शन रहेगा अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ए ऑप्शन रहेगा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान कर लेते हैं एक एक करके। कुभा हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतुद्री हो जाएगा सतलज। फिर से कुभा हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतुद्री हो जाएगा सतलज। आगे महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो ये ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, कि महानदी एक चित्रोकला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो ये ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगला है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक
नाम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नलोपता, नलोत्पला। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो नीलोत्पला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई? ए और सी दोनों हुआ। पहले धर्म, फिर आर्य, फिर काम, फिर मोक्ष। और उसी तरह से सी हुआ ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई? तो ए और सी दोनों प्रचलित हुई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और उसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना था, यह बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आगे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मण वेदनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु पूर्ववर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु पूर्ववर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्का के रूप में। वैदिक कालीन काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गला का। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किस लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। बुर्ज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बी ऑप्शन यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। आगे निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई से। निम्नलिखित में से किसे आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुरु और पंचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस विश्वास करती थी? डी ऑप्शन हो जाएगा बलि और कर्मकांड पर। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलि और कर्मकांड पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी।
ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे? तो डी ऑप्शन होगा कीकट। बाकी यदु, पुरु और तुवरसु संबंधित थे। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्य से पंचजन से संबंधित नहीं थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कीकट। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो ये ऑप्शन होगा जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो ये ऑप्शन होगा जौ के लिए। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया होगा, आइए सुमेलित कर लेते हैं। ब्रीही हो जाएगा चावल से, मुदग हो जाएगा मूंग से, यव हो जाएगा जौ से और इच्छू हो जाएगा गन्ना से। डी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर से ब्रीही हो जाएगा चावल से, मुदक हो जाएगा मूंग से, यव हो जाएगा जौ से और इच्छू हो जाएगा गन्ना से। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ण के नागरिक थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो डी ऑप्शन होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभ्यता, सी ऑप्शन होगा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभ्यता मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो डी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो डी ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सभा के लिए। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सभा के लिए। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन आधारित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन आधारित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व जमा करने वाला। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद में। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो डी ऑप्शन होगा अथर्ववेद में। वैदिक धर्म था? ए ऑप्शन हो जाएगा बहुदेववादी। वैदिक धर्म था? ए ऑप्शन बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र को। सर्वाधिक वैदिक सूत्र समर्पित हैं किसके? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युग देवता समझा जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्री संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन रहेगा अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो झंझावत के देवता थे, यह बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, यह बिल्कुल गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, यह गलत है। वर्षा के देवता थे, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1 और 4 इसमें सही है। फिर से वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इंद्र झंझावत के देवता थे, यह बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, यह गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, यह भी गलत है। वर्षा के देवता थे, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1 और 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो डी ऑप्शन रहेगा इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों से संबंधित लोकप्रिय देवता कौन थे? तो डी ऑप्शन रहेगा इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माना जाता था? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माना जाता था? तो बी ऑप्शन रहेगा इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो सी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो सी ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सी ऑप्शन ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम
मंत्र किस सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो बी ऑप्शन विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश नुचरिक संकेत हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन 18। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यह बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का पर प्रकाश डालता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। फिर से देखते हैं, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुराण विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यह बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो डी ऑप्शन जय संहिता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं की प्रस्तुति की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। तस्मो माँ ज्योतिर्गमन कथन है मूलतः, ये ऑप्शन हो जाएगा उपनिषदों का। तस्मो माँ ज्योतिर्गमन कथन है मूलतः, ये ऑप्शन होगा उपनिषद का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ये ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ये ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनवही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है किसके? तो सी ऑप्शन होगा छंदोग उपनिषद में। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है किसमें? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छंदोग उपनिषद में। ऋग्वेद में मूल लिपि थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो डी ऑप्शन होगा ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द है, ए ऑप्शन ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। वैदिक काल के किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय को। वैदिक काल के किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय को। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन इसमें सही है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यह बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी तथा ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था, यह बिल्कुल गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, यह भी गलत है।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 21 में सही है। फिर से देखते हैं, ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे रहने देते हैं 100 नंबर क्वेश्चन तक, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ हम लोग ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस देने वाले हैं। और आप लोग से बस यह अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस और फिर बौद्धिक धर्म से शुरू करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।